नहीं 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 नहीं, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैंने जो सोचा था वो कभी पूरा नहीं हुआ। अब मुझे वही करना होगा जो मैंने ठान लिया है। विराज कूदने ही वाला होता है कि तभी अचानक तालाब के पानी में से तेज रोशनी निकलती है और एक सुनहरी मछली तालाब के बीचों बीच अपना सर बाहर निकाल कर कहती है, तुम बहुत देर से आए हो। तुम्हें अब वो करना होगा जो नियति ने लिखा है। अब कोई नहीं टाल सकता। मैं किसी से नहीं डरता। मैं यहाँ उसे वापस लेने आया हूँ। तुम उसे बचा नहीं पाए थे। विराज गुस्से में तालाब में उतर गया। पानी के अंदर एक दूसरी दुनिया है। हाँ, ये कैसी दुनिया है? और यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मुझे आगे बढ़ना चाहिए। विराज थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि तभी अचानक एक स्त्री तालाब की रानी मायरा प्रकट हो जाती है। तभी मायरा कहती है, तुम फिर आ गए वादे तोड़कर। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और कैसा वादा? मैंने तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं और ना ही कोई वादा किया। फिर मैं तुम्हारा वादा तोड़ कैसे सकता हूँ? कौन हो तुम? यादें खो चुके हो, जैसे हर बार खो देते हो तुम यहाँ आने से पहले। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहां पर सुनहरी मछली आ जाती है और वो विराज को जैसे ही छूती है कि अचानक विराज की आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें घूमने लगती हैं। मधुपुर नामक गांव में विराज और पूनम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उन दोनों के प्रेम की चर्चा पूरे गांव में दूर दूर तक फैली हुई थी। तभी एक दिन विराज और पूनम दोनों तालाब के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। पगली, देखो पूनम, अब मैं सही बताऊं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने भी अपनी माँ से बात की है तुम्हारे बारे में। वो भी हमारी शादी के लिए तैयार हैं। बस अब हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द शादी करनी है। हाँ, पूरे गांव में अजीब सी अफवाह फैली है। सब हमारे प्रेम के बारे में जानते हैं। कहीं हमारे प्रेम को किसी की नजर न लग जाए, बस यही चिंता रहती है। चिंता मत करो, हमारे प्रेम को किसी की नजर नहीं लगेगी। दोनों एक दूसरे से प्रेम भरी प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं दूर खड़ी रेणुका ये सारी बातें सुन लेती है। बस बहुत हो गया। मैं विराज और इस पूनम दोनों की खुशी अब और नहीं देख सकती। मैं जिससे प्रेम करती थी वो मुझे मिला नहीं और इन दोनों को अपना प्रेम मिल जाए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। विराज, तुमने क्या सोचा था कि तुम इतनी आसानी से अपने प्रेम के साथ खुश रहोगे और मेरे प्रेम को मेरे खिलाफ भड़का दोगे? रेणुका गुस्से में आग बबूला होकर वहां से निकल पड़ती है और थोड़ी देर में विराज के घर पहुंचती है, जहां उसकी भाभी सुधा खाना बना रही थी। अरे रेणुका, आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ? अरे भाभी, आप तो जानती ही हो कि मुझे आपकी कितनी फिक्र रहती है और इस घर की भी। मैं जानती हूँ तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और तुम हमारे बारे में हमेशा अच्छी बातें ही सोचती हो। वही तो आज एक बुरी खबर लेकर आई हूँ भाभी। जैसे ही आपको पता चलेगा आपके होश उड़ जाएंगे। बताओ ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी घबराई हुई लग रही हो? वही आपका लाडला देवर विराज। अरे वो तो कौड़ी की लड़की पूनम से प्रेम करता है और वो दोनों शादी करने के बड़े बड़े वादे कर रहे थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मैं तो उसकी शादी अपनी मौसी की बेटी से कराना चाहती हूँ। फिर वो गांव में ऐसे कैसे किसी से प्रेम कर सकता है? अरे भाभी, आपको नहीं पता, लेकिन उनके प्रेम के चर्चे तो पूरे गांव में फैले हुए हैं और अब तो वो बहुत जल्दी शादी करने वाला है। तो मैंने सोचा कि आप उसका सारा ख्याल रखती हो, घर का काम काज करती हो, तो आपको ये बात जानना जरूरी है। रेणुका फिर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई।
वहीं सुधा गुस्से में आग बबूला होकर बैठी रही। तभी सुधा ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने ऐसा करने की कोशिश की है। आज आने दो उसे, आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। इतने में ही विराज आता है और विराज कहता है, क्या हो गया भाभी, आप बहुत परेशान दिख रही हैं, क्या बात है? मुझे सच सच बताओ, क्या तुम पूनम नाम की लड़की से प्रेम करते हो? हाँ भाभी, मैं उससे प्रेम करता हूँ और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले थे। मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको उससे पहले ही पता चल गया। चलिए, अच्छी बात है भाभी, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए कोई और लड़की देखी है, तुम्हें शादी उससे ही करनी है। क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए भाभी, मैं उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी से, नहीं तो नहीं करूंगा। विराज घर के अंदर चला जाता है। सुधा गुस्से में आग बबूला होती है। इतने में मोहन आ जाता है और मोहन कहता है, अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम इतना गुस्से में क्यों दिख रही हो? क्या बात है? अरे, अपने लाडले को और सिर पे चढ़ा लो। देखो, मैं उसकी शादी अपनी मौसी की बेटी से कराना चाहती हूँ, लेकिन वो है कि किसी 2 कौड़ी की लड़की से प्रेम करता है और उसी से शादी करने के बड़े बड़े वादे कर रहा है। ओहो, अरे वो बच्चा है अभी, अगर वो उसी से शादी करना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? अरे एक दिन की जिंदगी थोड़ी ना है, पूरा जीवन बिताना है, तो अपनी पसंद से शादी करना ही उचित होगा। मैं कहता हूँ करने दो उसे, हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, करने दो। फिर मोहन वहाँ से चला जाता है। तभी सुधा मन ही मन बुदबुदाती है, ये दोनों भाई एक ही नाव पर सवार हैं। अगर मैं कुछ भी कहूँ और एक को मना करूँ तो दूसरा भी वही करेगा। मुझे अब कुछ बड़ा करना होगा ताकि इन दोनों की नजरों में अच्छी भी बनी रहूं और मेरा मकसद भी पूरा हो जाए। सुधा एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही 1-2 दिन का वक्त बीतता है कि विराज चोरी छिपे पूनम से शादी कर लेता है और उसे विदा कराकर अपने घर ले आता है। जैसे ही सुधा पूनम को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या? मैं सोच रही थी कि इसकी शादी मैं कहीं और तय करूंगी, लेकिन ये तो पहले ही चोरी छिपे शादी करके घर आ गया। अब मैं क्या करूं? भाभी, मुझे माफ कर दो ना, मैंने आपको और भैया को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं अब पूनम से और दूर नहीं रह सकता था, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारी जिंदगी अच्छे से कट सके। आशीर्वाद दीजिए ना भाभी। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपसे बिना पूछे शादी की, पर मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी आंखों के सामने हम दोनों की शादी हो जाए, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया और शादी कर ली। इतने में ही मोहन वहां आया और दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद आई। विराज भाई, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, वाह क्या बात है, शाबाश। मैं जानता था भैया आपको पूनम बहुत पसंद आएगी। अरे पूनम, भैया के पैर छुओ ना। फिर विराज और पूनम अंदर चले जाते हैं। तब मोहन सुधा को समझाता है, अरे देखो सुधा, ज्यादा गुस्सा मत करो, जवान भाई है, अगर कुछ भी कहूंगा तो खामखा वो कुछ गलत कदम उठा लेगा, इसलिए तुम भी उसकी खुशियों में हाँ में हाँ भर दिया करो और ये सब बातें भूल जाओ, समझ रही हो ना? हाँ। मोहन चला जाता है, पर सुधा के मन में जहर भरा होता है। ऐसे कैसे भूल जाऊं? इस लड़की को ये घर तो ले आया है, लेकिन इसके साथ ये कभी खुश नहीं रहेगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगली सुबह होते ही सुधा तैयार होकर घर से निकलने लगी। भाभी, आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? बस मैं थोड़ा अपनी सहेली के पास जा रही हूँ,
वहाँ उसकी लड़की की शादी है, तो मुझे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। ठीक है भाभी, आप आराम से जाना, बाकी घर का सारा काम मैं संभाल लूंगी। सुधा घर से बाहर निकल जाती है और घने जंगलों से होते हुए एक बूढ़ी औरत की कुटिया में पहुंचती है। आओ बेटी, कहो आज कैसे आना हुआ? अम्मा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरा देवर मेरी मुट्ठी में आ जाए और मैं उसकी शादी जिससे करवाना चाहती हूँ उसी से करवा सकूं। आखिर तुम्हारे देवर ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतनी आग बबूला हो रही हो? अम्मा, मैं उसकी शादी अपनी मौसी की लड़की से करवाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से एक लड़की को ब्याह कर घर ले आया है। मैं उस पूनम को अपने पास एक पल भी नहीं रखना चाहती, पर मैं उसे मारना भी नहीं चाहती। बस उसे ऐसी जगह भेज दो कि वो कभी हमारी जिंदगी में वापस ना आ सके। ठीक है, मैं तुम्हें एक अचूक चीज देती हूँ, बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अम्मा, बस उस लड़की से पीछा छूट जाए। बूढ़ी औरत अपनी पुरानी झोली खोलती है और उसमें से 2 काले धागे निकालकर सुधा के हाथ में रख देती है। ये काला धागा ले जाओ और इसे किसी तरह पूनम के हाथ में बांध देना, और ये दूसरा धागा ले जाकर पास के ही तालाब में फेंक देना। फिर देखना वो पूनम हर वक्त उसी तालाब के आसपास भटकती रहेगी और किसी को शक नहीं होगा। उस दिन वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाएगी। फिर तुम अपने देवर की शादी जहाँ चाहे वहाँ करवा सकती हो। अम्मा, आपने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। अब मैं चलती हूँ। सुधा जहरीली मुस्कान के साथ धागे लेकर वहां से निकल पड़ी। उसके जाते ही बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। मैं जानती थी तू मेरे पास आएगी। मैंने उस लड़की का सौदा किसी और के साथ पहले ही तय कर लिया है। मुझे अब उसके पास जाना ही होगा और कहना होगा कि मैंने उसका कार्य कर दिया है। बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी से निकलकर उसी रहस्यमयी तालाब के किनारे पहुंची और मंत्र पढ़ने लगी। तभी तालाब के पानी में हलचल हुई और तालाब की रानी मायरा पानी से बाहर प्रकट हुई। कहो बुढ़िया, क्या तुमने मेरा कार्य कर दिया? जैसा मैंने कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया ना? हाँ, तुम जिस लड़की की तलाश में थी, जिसका पति उससे बेइंतहा प्रेम करता हो, मैंने वैसी ही लड़की को तुम्हारे पास आने पर मजबूर कर दिया है। अब वो खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा, मैंने जो तुमसे वादा किया है तुम्हारी उम्र कम करने का, वो मैं जरूर पूरा कर दूंगी। तुम्हें फिर से जवान बना दूंगी। ठीक है, तो मैं फिर से जवान दिखने की पूरी तैयारी करती हूँ। बूढ़ी औरत अपनी कामयाबी पर हंसते हुए वहां से चली गई, जबकि रानी मायरा अपनी मायावी आंखों से तालाब के पानी को देखने लगी। चलो, अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं अब वो द्वार खोलूंगी जो जीवन और मृत्यु को एक कर देगा, और मेरे पास वो असीम शक्तियां आ जाएंगी जिसके लिए मैं इतने वर्षों से इंतजार कर रही थी। रानी मायरा हंसते हुए तालाब की गहराइयों में समा गई। वहीं दूसरी तरफ सुधा वो काला धागा लेकर अपने घर पहुंची। भाभी, आप आ गई। मैंने आपके लिए खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। अरे पूनम, मैं खाना खा लूंगी। सुन, मैं जब अपनी सहेली के पास से लौट रही थी ना, तो रास्ते में मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिल गई। उन्होंने तुम्हारे बारे में सब सच सच बताया कि तुम लोगों ने प्रेम विवाह किया है। उन्होंने कहा कि तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, तो जोड़ी सलामत रखने के लिए उन्होंने मुझे ये काला धागा दिया है। काला धागा? ये किस लिए भाभी? अम्मा ने बोला कि इसे तुम्हें अपने हाथ में बांधना चाहिए, ताकि तुम इस धागे की मदद से एक अच्छा और सुखी जीवन जी सको। भाभी, सच में
आप बहुत अच्छी हैं। आप हम लोगों के बारे में कितना कुछ सोचती हैं। मैं ये काला धागा जरूर बांधूंगी। इतना कहकर पूनम हंसते हंसते वो काला धागा ले लेती है और अपनी कलाई पर बांध लेती है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। मैं थक गई हूँ, उसके बाद मैं आकर खाना खा लूंगी। ठीक है भाभी। पूनम रसोई में काम करने लगी। सुधा मौका पाकर चुपके से घर से निकली और तालाब की ओर भागी। चलो अब ये दूसरा धागा जल्दी से इस तालाब में फेंक देती हूँ, फिर उस आफत से मेरा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। सुधा दूसरा धागा तालाब के ठंडे पानी में फेंक देती है और मुस्कुराते हुए वापस घर चली आती है। ये क्या, मुझे तो अभी खाना बनाना है, इसके बाद भी बहुत सारे काम हैं। पर मेरा मन ये सब छोड़कर बाहर की तरफ क्यों जा रहा है? आखिर ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा बाहर जाने का इतना मन क्यों कर रहा है? पूनम ना चाहते हुए भी किसी सम्मोहन में बंधकर घर से बाहर निकल जाती है और चलते चलते उसी रहस्यमयी तालाब के पास पहुंचती है। ये क्या, मैं इस तालाब के पास क्यों आ गई? मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। न मुझे अभी कपड़े धोने हैं, न स्नान करना है और न ही बर्तन धोने हैं। फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे यहाँ से तुरंत जाना चाहिए। पूनम परेशान होकर भागते हुए अपने घर आ जाती है। वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है और मैं विराज को बताऊंगी तो खामखा वो परेशान होंगे। मुझे ये सब अभी नहीं बताना चाहिए। क्या बात है पूनम, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, आपके लिए खाना लगा दिया है, आप खा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो खा लूंगा। अरे भाग्यवान, जब से हमारी शादी हुई है ना, मेरी जिंदगी की सारी शिकायतें दूर हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं। चलो मैं तो चला खाना खाने। खुशी के मारे विराज खाना खा लेता है और गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन आधी रात होते ही पूनम की नींद उचट जाती है और उसे एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। आ जाओ पूनम, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मुझे तुम्हारा इंतजार है पूनम। पूनम उस आवाज के वश में होकर पागलों की तरह भागते हुए घर से निकल जाती है। विराज की अचानक आंख खुल जाती है और वो अपने आसपास पूनम को ना पाकर घबरा जाता है। वो देखता है कि पूनम सम्मोहित अवस्था में घर के बाहर की ओर बढ़ रही है। ये पूनम आधी रात को कहाँ जा रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है जिसे वो मुझे बता नहीं पा रही है। देखता हूँ। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आखिर वो भी इतनी रात को? नहीं, मुझे इस तालाब में नहीं जाना। पूनम, ये क्या कर रही हो तुम? तुम इस तालाब में क्यों छलांग मार रही हो? क्या बात है? मुझे नहीं पता विराज, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और इस तालाब की ओर क्यों खींची जा रही हूँ। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम ऐसे डरावने सपने देखती हो और नींद में चलने लगी हो। चलो, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, चलो चलो। विराज पूनम को लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो ओझल होते हैं, तालाब के पानी से रानी मायरा बाहर निकलती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इस मामूली इंसान ने मेरी कोशिश नाकाम कर दी। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। मुझे किसी भी तरह इस लड़की को अपने पास लाना ही होगा। रानी मायरा वापस तालाब की गहराइयों में समा जाती है। अगली सुबह विराज पूनम के पास बैठता है। क्यों पूनम, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें कोई और परेशानी तो नहीं हो रही? बताओ। नहीं विराज, मैं ठीक हूँ। देखो, कल रात के बारे में बार बार सोचना बंद कर दो।
भूल जाओ, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, ठीक है? चलो, मैं अभी काम पर जा रहा हूं और जल्द ही लौट आऊंगा। फिर मैं तुम्हें एक वैद्य के पास ले जाऊंगा ताकि अच्छे से पता तो चल सके कि हमारी पूनम के साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? चलो आराम करो, मैं आता हूं। विराज वहां से चला जाता है। सुधा छुपकर ये सारी बातें सुन लेती है और उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ जाती है। चलो, आखिरकार मेरा मकसद पूरा होने वाला है। मैंने जो सोचा था अब वो होकर ही रहेगा। दिन बीत जाता है और फिर वही डरावनी आधी रात आती है। पूनम फिर से उसी अदृश्य खिंचाव के वश में होकर घने जंगलों की तरफ निकल पड़ती है। वो तालाब के किनारे पहुंचती है जहां से वही मायावी आवाज आती है। आ जाओ पूनम, मेरे पास आ जाओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। इतना कहकर पूनम बिना सोचे समझे उस ठंडे और गहरे तालाब में कूद गई। ये क्या? पूनम कहाँ है? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? भाभी, भाभी, भाभी कहाँ हो आप? भाभी! सुधा भागकर कमरे में आती है और अनजान बनने का नाटक करती है। क्या हो गया विराज, सब ठीक तो है ना? भाभी, भाभी, पूनम कहीं नहीं दिखाई दे रही। आखिर वो कहाँ जा सकती है? ये ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो बिना पूछे कभी कहीं नहीं जाती। अरे मैं तो उसे हमेशा सब कुछ घर में ही ला कर देता था, फिर उसे बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ेगी? कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? हाँ, कहीं वो इस तालाब में तो नहीं चली गई जहां मैं उसे कल रात बचा कर लाया था? देवर जी को ये सब कैसे पता? मुझे किसी भी तरह देवर जी को वहां जाने से रोकना होगा। विराज घबराकर तालाब की तरफ जाने लगा, पर सुधा उसे रोक लेती है। क्या हो गया? अब आप उस तरफ क्यों जा रहे हो? भाभी, मुझे लगता है कि पूनम उस तालाब के पास गई होगी, क्योंकि उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी ना। कल उसको मैं वहीं से लेकर आया था। अरे वो तो अपनी सहेली के यहाँ गई है और मुझसे बता कर गई है। क्या? क्या सच में? हाँ, फिर तो ठीक है भाभी। अरे रे, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ भाभी। हाँ, अब चैन की सांस आई। हाँ। फिर विराज घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके कदम बार बार रुक रहे थे और तभी विराज खुद से कहता है, नहीं 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 नहीं, भाभी ने जो कुछ कहा मुझे उस बात पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है? मेरे मन के अंदर इतनी घबराहट सी क्यों हो रही है? चलो एक बार जाकर उस तालाब के पास देख ही लेता हूँ, कहीं पूनम वहां है तो नहीं। देखने से मन को तसल्ली भी हो जाएगी। हाँ। फिर विराज वहां से भागते हुए तालाब के पास जाता है, जहां तालाब का पानी एकदम स्थिर था। वो देखता है कि पूनम का दुपट्टा पानी के ऊपर तैर रहा था। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पूनम का दुपट्टा इस तालाब के अंदर, भला कैसे हो सकता है? कहीं मेरी पूनम भी तो इस तालाब में नहीं चली गई? नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे इस तालाब से बाहर निकालना होगा पूनम को। पूनम, पूनम बाहर आओ! पूनम, पूनम बाहर आओ! पूनम! तभी अचानक तालाब में तेज पानी घूमने लगा और एक भंवर सा बन गया, जिसके अंदर से रानी मायरा प्रकट हुई। आखिर तुम आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरी पत्नी कहाँ है? मुझे मेरी पत्नी चाहिए। वो यहीं पे बार बार आया करती थी, कहीं वो इस तालाब में तो नहीं चली गई? और तुम कौन हो? मैं इस तालाब की रानी मायरा हूँ और तुम्हारी पत्नी को मैंने कैद कर लिया है। अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मेरी पत्नी मुझे वापस चाहिए। मेरी पत्नी मुझे वापस चाहिए। मुझे वापस कर दो मेरी पत्नी। तुम अपनी पत्नी को कभी वापस नहीं ला सकते। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे पास कभी नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी पत्नी को वापस लेकर ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। तुम अपनी पत्नी की याद में रोज इस तालाब के पास आओगे, लेकिन तुम्हारी याददाश्त मिट जाएगी।
मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ, और जैसे जैसे तुम अपनी पत्नी की याद में तड़पोगे, वैसे वैसे मेरा मकसद बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। रानी मायरा इतना कहकर हंसते हुए वापस तालाब के गहरे पानी के अंदर समा गई। ये क्या? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पता नहीं मैं यहाँ क्यों आया था। चलो, मुझे घर जाना चाहिए। हाँ, घर जाता हूँ मैं। विराज को अब कुछ भी याद नहीं रहता और वो एकदम अनजान बनकर वापस घर आ जाता है। ऐसे ही हर रात उसे पूनम की आवाज सुनाई देती है। एक रात विराज जैसे ही सोया हुआ होता है कि तभी अचानक पूनम की दर्द भरी आवाज गूंजती है। विराज, विराज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत घुटन हो रही है विराज। ये आवाज जरूर उसी तालाब के पास से आ रही है। आखिर कौन है जो मुझे इस तरह से बार बार पुकार रहा है? मुझे उसे बाहर निकालना ही होगा। हाँ। विराज वहां खड़ा होकर तालाब को देखता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी पुराना याद नहीं आता। विराज, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ भाभी? सब ठीक तो है ना? देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी मौसी की लड़की देखी है, तो तुम उससे शादी कर लो। ठीक है भाभी, जैसा आप ठीक समझो। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपसे बेहतर लड़की और कौन ढूंढेगा? ठीक है। इतना कहकर विराज वहां से चला जाता है। तभी सुधा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। इसे क्या हो गया? इसे लगता है कुछ भी याद नहीं है। यानी कि उस बूढ़ी अम्मा ने जो मुझे वो धागा दिया था, उसकी वजह से इसकी याददाश्त भी चली गई। चलो अच्छा है, मेरा मकसद अब पूरा हो जाएगा। कुछ ही दिनों में विराज की शादी शोभा नाम की लड़की से हो गई और वो शादी करके विराज के घर आ गई। लेकिन विराज उसे उतना प्यार नहीं कर पाता और हर वक्त उसके मन में कहीं न कहीं पूनम का प्रेम एक कोने में रहता है। एक दिन एक गांव वाला उसी तालाब से गुजर रहा था कि उसे ढेर सारा धन दिखाई दिया। अरे, इतना सारा धन इस तालाब में! चलो चलो जल्दी से निकाल लेता हूँ। धन मिल गया, धन मिल गया। हरी जैसे ही उस तालाब के पास जाता है कि अचानक वो खिंचकर उस तालाब में समाने लगता है। तभी उसका दोस्त किशोर ये सब देख लेता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, ये तो इस तालाब में समा रहा है। अरे 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 भगवान, ये तो तालाब में समा गया। हे भगवान, हे भगवान, मुझे ये बात जाकर महाराज को बताना होगा। हाँ, हाँ। फिर वो भागकर राजमहल जाता है, जहाँ महाराज दरबार में बैठे हुए थे। अरे क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या हो गया? महाराज, हमारे गांव में जो तालाब है ना, उसमें रहस्यमयी तरीके से ढेर सारा खजाना दिखा और मेरा एक दोस्त हरी जैसे ही वो खजाना लेने के लिए तालाब में गया, वो तालाब में समा गया, घुसिए गया अंदर एकदम। क्या बात कर रहे हो? तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। उस तालाब का जो भी रहस्य सुलझाएगा, हम उसे ढेर सारा इनाम देंगे। आज ही पूरे राज्य में जाकर घोषणा कर दो। जाओ। तभी सैनिक जाता है और राज्य में घोषणा करता है कि जो कोई उस तालाब का रहस्य सुलझाएगा, महाराज उसे इनाम देंगे। डर के मारे कोई गांव वाला आगे नहीं आता। तभी विराज सैनिकों के पास पहुंचता है। मुझे राजमहल चलना होगा। फिर सैनिक विराज को लेकर राजमहल आ जाता है, जहां राजा उसे गौर से देखते हैं। बताओ क्या हो गया? महाराज, मुझे पता नहीं उस तालाब के अंदर ऐसा क्या है, लेकिन मतलब मेरा मन हमेशा उस तालाब में खिंचा खिंचा रहता है, इसीलिए मैं उस तालाब का रहस्य सुलझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस तालाब को अच्छे से समझो, उसका रहस्य सुलझाओ और इस गांव वालों का डर खत्म करो।
हाँ ठीक है महाराज। ये आप क्या कर रहे हैं जी? नहीं, वो काम आप मत करिए। तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी। अब ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य बन चुका है और मैं ये तो जरूर करूंगा। फिर विराज हर रोज उस तालाब के पास चला जाता है और अजीब सी यादें उसे अपनी ओर खींचती हैं। एक दिन वो रोज की तरह तालाब के पास पहुंचता है। मैं आज तो पता करके रहूंगा। विराज, मैं ही वो सुनहरी मछली हूँ जिसे तुम रोज यहाँ देखते थे। रानी मायरा ने मुझे पूरी तरह इंसान नहीं रहने दिया। मेरा आधा जीवन उसकी कैद में है और आधा इस पानी में। मैं हर बार तुम्हें सच बताने की कोशिश करती थी पर बोल नहीं पाती थी। नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। पर इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा पूनम। मैं तुम्हें इस नर्क से आजाद करा कर ही रहूंगा। हाँ। विराज, अगर तुम इसे आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। यही तुम्हारा आखिरी मौका और आखिरी शर्त है। मेरी सबसे प्यारी चीज मेरी यादें हैं। पूनम के साथ बिताया गया हर पल, हमारा वो प्रेम, यही मेरे पास सबसे कीमती चीज है। तो क्या तुम तैयार हो अपनी यादों की कुर्बानी देने के लिए? हाँ, मुझे मंजूर है। मेरी यादें ले लो, सब कुछ ले लो, पर मेरी पूनम को आजाद कर दो, आजाद कर दो। विराज अपनी आंखें बंद करता है। रानी मायरा गायब हो जाती है और पूनम पूरी तरह इंसान बनकर किनारे पर खड़ी हो जाती है। विराज धीरे धीरे पानी से बाहर आता है और पूनम को एक अजनबी की तरह देखता है। विराज, देखो, मैं वापस आ गई। क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? आप कौन हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे बस इतना याद है कि महाराज ने मुझे इस तालाब का काम सौंपा था। इससे अच्छा तो मैं मछली और कैदी ही ठीक थी विराज। कम से कम तुम्हारी यादों पर तो मेरा हक था। विराज बस एक अजनबी की तरह उसे देखता रहता है, पर उसका दिल अजीब तरह से भारी होने लगता है। विराज बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और पूनम रोती रहती है।